साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। ह्यूमंस कैसे साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं, मतलब बोल कैसे पाते हैं? ह्यूमंस आर ओनली क्रीचर हु कैन मेक डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड। कि इकलौता ह्यूमन ही है इस तरह का क्रीचर, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो अलग अलग तरह के साउंड को प्रोड्यूस करके जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाता है। द साउंड इन द ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स। अच्छा, वैसे ये बात जो है ना पूरी तरह से सही नहीं है कि हम सिर्फ हम ही है जो अलग अलग तरह के साउंड को प्रोड्यूस करके आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। ऐसे और भी हैं कुछ एनिमल्स जो कि कुछ हद तक ऐसा कर पाते हैं, पर इतना ज्यादा सोफिस्टिकेटेडली, मतलब जितना हम जो है बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट चीजों को कन्वे करवा पाते हैं, अलग अलग तरह के आइडियाज को, ये सब भी आप समझा सकते हैं दूसरों को, जबकि ये दूसरे जानवर इतना अच्छे से नहीं समझा पाते अपनी बातों को। आगे बोल रहे हैं इन दी थ्रोट वाइल स्पीकिंग और सिंगिंग। देखिए, वोकल कॉर्ड होता है एक जो है ना हिस्सा होता है गले के अंदर, जिसको बोल देते हैं वोकल कॉर्ड, जिसके अंदर जो है ना घर्षण से उसके अलग अलग तरह के वाइब्रेशंस की वजह से क्या होता है, हवा जो बाहर निकलती है तो वो ऐसी हवा होती है कि प्रोड्यूस करती है साउंड। The vocal cords move to and fro hundreds or even thousand times every second as you breathe out. This rapid to and fro movement, to and fro का मतलब था आगे पीछे, ठीक है। मूवमेंट इज कॉल्ड वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस तो आपको पता ही है क्या होता है, किसी चीज का कांपना या थरथराना। एंड इट डिस्टर्ब्स द एयर अराउंड द वोकल कॉर्ड विच प्रोड्यूस साउंड। देख सकते हैं आप वोकल कॉर्ड यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली है ना। ये देखिए, खुला हुआ वोकल कॉर्ड जब हवा इसमें से बाहर निकल रही है, बंद वोकल कॉर्ड, यही आपस में ऐसे वाइब्रेट करता है कि अलग अलग तरह के साउंड बाहर निकलते हैं हमारे गले से। और ये एग्जैक्ट अगर हम जो है देखें तस्वीर तो कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। ऐसा होता है वोकल कॉर्ड आपका, जो ऐसे ये ना कांपता है इस तरीके से कि अलग अलग तरह की आवाजें निकाल सकते हैं, गाने गा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं? The sound produced while talking or singing comes from the voice box or the larynx। larynx को ही voice box कहा जाता है। ये देखिए पूरा आपका कहाँ गया, ये पूरा हिस्सा larynx है ना, सब मिलके एक साथ काम करते हैं। ये पूरे पार्ट्स, दो तीन पार्ट्स हैं इसके अंदर, सब एक साथ मिलके काम करते हैं। इसको बोल देते हैं साउंड बॉक्स या फिर कहें तो larynx। Situated in the front part of the neck at the upper end and the windpipe, there are two vocal cords stretched across the larynx in such a way that they leave a narrow slit in between for air to pass। दो vocal cord होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। दिख रहा है आपको, ये रहा लेफ्ट, मतलब एक लेफ्ट है इसमें से, एक राइट है। दिख रहा है ना, ये एक कॉर्ड और एक ये एक कॉर्ड। देखिए यहाँ पे लिखा है, ये राइट है आपका कॉर्ड और ये है लेफ्ट कॉर्ड। When the vocal cords are stretched, they become thin, and when they loose, they become thick। जब मतलब के लूज होते हैं, थिक होते हैं, वरना थिन हो जाते हैं स्ट्रेच करने पे। द क्वालिटी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द वोकल कॉर्ड्स डिपेंड्स ऑन दिस लेंथ ऑफ द कॉर्ड्स एज वेल एज हाउ टाइटली और लूजेंड दे आर स्ट्रेच्ड। ये देखिए, ये जो कॉर्ड हैं किस तरह से फैले हुए हैं, मतलब कि स्ट्रेच हुए हुए हैं, मतलब कि टाइट हुए हुए हैं, या फिर किस तरह से लूज हुए हुए हैं, मोटे हो गए हैं, थिक हो गए हैं। इस पे डिपेंड करता है बहुत ज्यादा। और कितने खुले हुए हैं ये कॉर्ड्स जो है, इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि कैसा साउंड प्रोड्यूस करेगा ये। इसी हिसाब से अलग अलग तरह के साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं हम। और कोई गाना गाना सीखता है तो इसी चीज पे जो है ज्यादा से ज्यादा रियाज किया जाता है कि अच्छे से अच्छे साउंड को प्रोड्यूस कर पाए गले से। The quality of sound produced by the vocal cords depends on the length of the cords as well as how tightly or loosely they are stretched। The stretching of the vocal cords is controlled by the muscles attached to them। ठीक है, muscles से ही जाहिर सी बात है इसे vocal cord को हम बंद या खोल कर सकते हैं और stretch कर सकते हैं ताकत लगाकर, या फिर जैसे लूज कर सकते हैं। ये सब होता है muscles के जरिए।
The tongue, lips and teeth also helps to shape the sound of the voice. कि आपकी जुबान, दांत और मुंह का जो पूरा शेप है और लिप्स भी, ये भी आपके जो है ना साउंड को शेप देते हैं अलग अलग तरह के। मतलब पूरा मुंह जो है ना आपका काम करता है कि आप किस तरह के जो है साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इन एडिशन द नेजल कैविटी गिव्स पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स टू द वॉइस। मतलब नाक का भी रोल है इसके अंदर। व्हेन अ पर्सन बिकम्स ill with cold due to which the nasal passage are blocked, the person's voice changes। कि नाक बंद हो जाने से, सर्दी लगने से हमारी आवाज भी चेंज होती है। इसीलिए we use our voice to talk, shout and sing by making the vocal cords in our throat vibrate with air from our lungs। हम बोल पाते हैं, चिल्ला पाते हैं, गा पाते हैं इसीलिए क्योंकि हमारे फेफड़ों से जो हवा बाहर निकलती है वो वाइब्रेट होती हुई निकलती है। कैसे वाइब्रेट होती है? वोकल कॉर्ड की वजह से। टू चेंज द साउंड वी टाइटन आवर थ्रोट मसल्स एंड चेंजेस द शेप ऑफ आवर माउथ एंड लिप्स। हम अपने माउथ और लिप्स के शेप को चेंज करते हैं, थ्रोट के जो मसल्स हैं उन्हें हम टाइट करते हैं ताकि अलग अलग तरह के साउंड को हम बना सकें। स्पीड ऑफ साउंड इन वेरियस मटेरियल्स और मीडियम, के किस मीडियम में कितनी स्पीड से ट्रेवल करता है साउंड? भाई बोलते हैं कि ड्राई एयर के अंदर मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे लगभग ड्राई एयर होना चाहिए और 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। मतलब कि हवा के अंदर ना ज्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। तो लगभग 333 मीटर पर सेकंड ट्रेवल करेगा। सोचिए बहुत ज्यादा स्पीड हो गई। तो आगे है ड्राई एयर में 20 डिग्री सेल्सियस पे मतलब रूम टेम्परेचर, उसमें थोड़ा और ज्यादा स्पीड रहेगी। हाइड्रोजन के अंदर कितनी स्पीड रहेगी? हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसमें नॉर्मल एटमॉस्फेयर नहीं हो, हाइड्रोजन गैस हो तो और ज्यादा स्पीड बढ़ जाएगी आपकी 1.2 किलोमीटर, लगभग 1.3 किलोमीटर हो गया लगभग 1 सेकंड के अंदर। और वैसे ही मतलब 1284 मीटर। आगे बोल रहे हैं वाटर के अंदर कितनी स्पीड होगी साउंड की? अच्छा वाटर में वैसे आपको कुछ सुनाई नहीं देने वाला क्योंकि वेव्स बहुत जल्दी ट्रेवल तो करती हैं पर वेव्स की जो एनर्जी होती है ना बहुत कम ही आगे ट्रांसफर हो पाती है, ठीक है। मतलब कि पानी के अंदर साउंड को क्रिएट करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। क्रिएट करना और पानी के मॉलिक्यूल्स को हिलाना, इतना हिलाना कि वो आगे तक वाइब्रेट करे और साउंड किसी चीज पाए, तो वो चीज बड़ा मुश्किल है। इसलिए जो है खास तरह के अलग अलग तरह के साउंड की फ्रीक्वेंसीज ही अलग अलग तरह के इक्विपमेंट सुन सकते हैं। हमारे कान नहीं काम करेंगे पानी के अंदर। आगे तो इसकी स्पीड होती है वैसे पानी के अंदर साउंड के वेव्स की स्पीड होती है आपकी 1498 मीटर पर सेकंड। आगे बोल रहे हैं सी वाटर। सी वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे इतना, ब्लड में इतना, कॉपर में इतना, एल्यूमिनियम में इतना, आयरन के अंदर इतना, ग्लास के अंदर सबसे ज्यादा लगभग 5000 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ऐसा क्यों? मतलब जितनी ज्यादा कोई चीज स्टिफ होगी ना, कोई ज्यादा ठोस कठोर ऐसी चीजों के अंदर वाइब्रेशंस जल्दी ट्रेवल करती हैं, जबकि कोई लचीली चीज है जैसे एयर वगैरह, मतलब कि हवा तो वगैरह जो है काफी लचीला होता है तो उसके अंदर जो है ना साउंड बहुत स्लोली ट्रेवल करता है, ठीक है। आगे बोल रहे हैं प्रोपगेशन ऑफ साउंड। In order for sound to be existed, there must be some material or a medium for a sound to travel through। कि बिना मीडियम के साउंड जो है ट्रेवल ही कहाँ कर पाएगा स्पेस के अंदर? आप बजाते रहेंगे, मान लिए कोई चीज, कोई घंटी बजाएंगे, उसको कोई सुन ही नहीं पाएगा क्योंकि ट्रेवल नहीं कर पाया ना साउंड। द साउंड वी हियर ट्रेवल्स इन वेव थ्रू द एयर। It can also move through solid and liquid substances. Sound waves do not travel at the same speed। जैसे कि बताया है यहाँ पे, देखा हमने, सेम स्पीड से ट्रेवल नहीं करते, अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से करते हैं। द स्पीड एट विच दे ट्रेवल डिपेंड्स ऑन द मीडियम एज दे मूव थ्रू एज वेल एज द अदर थिंग्स। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर can also affect the speed of the sound in air। Do you know sound waves control cannot travel through outer space due to the fact that space does not have enough molecules to bump together। मतलब कि स्पेस के अंदर साउंड वेव इसलिए ट्रैवल नहीं कर पाता क्योंकि उसमें कोई चीज वाइब्रेट करने के लिए होनी भी तो चाहिए, कोई है ही नहीं वहां पे कुछ के साउंड वेव ट्रैवल कर पाए। सो साउंड वेव्स हैव नथिंग टू मूव थ्रू। एक्टिविटी के अंदर बोल रखा है, कह रहे हैं कि आपने जो है ना एक इलेक्ट्रिक बेल ले ली, उसे आप जो है ना नॉर्मली बजाएंगे तो आपको सुनाई देगी आवाज, पर उसे आप ढक दिए शीशे के जार से और जो है ना उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिए एक तरह का, तब कितना भी आप घंटे बजाएंगे आपको कुछ सुनाई नहीं देने वाला क्योंकि मीडियम नहीं है ना, बीच से मीडियम कटा हुआ है, कहीं पे प्रोपेगेट ही नहीं कर पा रहा है साउंड वैक्यूम की वजह से। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड थ्रू एयर। The propagation of sound in air can be compared to the expansion of a balloon। As the balloon expands in all the directions, so is the sound that propagates in all direction। Sound वही हर तरफ propagate करता है।
कि आप जो है अभी बात करेंगे सामने आपकी आवाज सुनाई देगी, पीछे भी आपकी आवाज सुनाई देगी लोगों को, पर ये होगा कि सामने ज्यादा सुनाई देगी, पीछे कम सुनाई देगी। आगे बोल रहे हैं एज द साउंड इज generated, it causes the layer of immediately around it to vibrate. The vibrating layer of air transfers the vibrations to the next layer of air. Thus, the vibrations keep on moving towards the source as waves and carrying the sound forward. ये एक तरह का वेव बना देती है ना, साउंड वेव होता है एक तरह का। मान लिया आपने यहाँ से बोला कुछ है और इसका साउंड आगे 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 ट्रेवल करता चला गया, ये वेव है, वेव ट्रेवल कर रहा है ये पूरा एयर के अराउंड। आगे क्या बोल रहा है, प्रोपगेशन ऑफ साउंड थ्रू सॉलिड्स। सॉलिड्स में भी साउंड ट्रेवल करता है, जैसे कि आप ये देखिए कि कान आप लगा सकते हैं दरवाजे के एक हिस्से में और दरवाजे के दूसरे हिस्से में मेटल का अगर दरवाजा है तो ऊपर हल्का सा ऐसे टिक कभी आवाज करेंगे ना तो आपको सुनाई दे जाएगा दूसरे हिस्से में। तो ये ऐसा होता है। या फिर रेलिंग वगैरह होती है, लंबी लंबी रेलिंग, उसमें आप अपना कान लगाइए और एक हिस्से पे रेलिंग ऐसी होती है आपको पता ही है, ठीक है, इसके एक हिस्से में आप कान लगा लिए, अपने दूसरे हिस्से में ना कोई चम्मच से ऐसे टक से आवाज करिए तो आपको बिल्कुल अचानक से सुनाई देगी, बिल्कुल इंस्टेंटली आवाज आपको यहाँ पे दूसरे कोने में, ठीक है, और बहुत ही तेज आवाज सुनाई देगी अच्छे से। एयर के अराउंड भी सुनाई देगी, एयर से भी आपको आवाज आएगी उस चीज की, पर बहुत कम आएगी। यहाँ तक कि आप हल्का सा भी चम्मच से टच करेंगे सटन तो हो सकता है एयर से आपको इतनी दूर की आवाज सुनाई भी ना दे, पर ये मेटल के थ्रू बहुत अच्छे सुनाई देगी वो आवाज। आगे बोल रहे हैं sound travels fastest through solids. For example, the speed of sound through steel is almost 20 times the speed of sound in air. कि स्टील के अंदर तो 20 गुना ज्यादा स्पीड से साउंड ट्रेवल करता है। That is why the arrival of the train when it's several kilometers away can be known by placing an ear on the rail track. कि आप जो है रेल ट्रैक्स के ऊपर अपना कान लगाकर सुन सकते हैं कि कोई ट्रेन आसपास में 5 किलोमीटर के दायरे में है कि नहीं। लगभग मैं अपना अंदाजा बता रहा हूँ, 5 किलोमीटर मतलब काफी दूर तक सुन सकते हैं आप आवाज ट्रेन की इससे आती हुई ट्रैक से। जबकि आप नॉर्मली जो है उसका हॉर्न भी बजा रहा होगा ना ट्रेन, तब भी इतने किलोमीटर दूर तक सुनाई नहीं देगी आपको आवाज। आगे बोल रहे हैं एक्टिविटी में, बोल रहे हैं ये बता रहे हैं कि आपको अगर जो सॉलिड के अराउंड सुनना है आवाज तो क्या कर सकते हैं, कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही क्या है। लगभग वही बता रहे हैं ये तरीका आपको कि जैसे रेलिंग वाला मैंने एग्जांपल बताया था ना, वैसे ही एक उसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं कि आप कर लीजिए। लंबी से रॉड में जो आप कान लगा के सुन लिए, बहुत जल्दी आवाज सुनाई देगी आपको साफ साफ। तो सॉलिड के थ्रू भी साउंड ट्रेवल करता है। आगे बोल रहे हैं व्हाट यू लर्न में, पहला आपका रीजन वेयर एयर बिकम्स डेंस इज कॉल्ड कंप्रेशन। जहाँ पे हवा जो है, हवा की वेव होती है ना, वेव पूरी, तो वेव ऐसे ट्रेवल कर रही होती है, आगे करके ट्रेवल करती आ रही होती है, तो जहाँ पे कंप्रेस हो जाता है वो एयर उसको बोल देते हैं कंप्रेशन। जहाँ पे बीच में जगह खाली हो जाती है यहाँ पे, उस जगह को बोल देते हैं हम रेयरफेक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले में ये है रेयरफेक्शन इज द रीजन वेयर एयर बिकम्स लेस डेंस। आगे साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन वाइब्रेशन कॉजेस प्रेशर वेरिएशन इन द एयर, ठीक है। आगे बोले हैं द साउंड इन द ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड इन द थ्रोट। आगे बोल रहे हैं द रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। कांपने को हम वाइब्रेशन बोल देते हैं। द साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट थ्रू सॉलिड्स। आगे बोल रहे हैं प्रोपगेशन ऑफ साउंड थ्रू वाटर, के वाटर के अंदर कैसे जो है साउंड ट्रेवल करता है। तो लिख रखा है साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वाटर, इन फैक्ट इट ट्रेवल्स फास्टेस्ट थ्रू वाटर देन थ्रू एयर। मैमल्स लाइक डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स यूज वेव्स टू कम्युनिकेट अंडर वाटर ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। के काफी फास्ट ट्रेवल करता है लिक्विड के अंदर भी साउंड, पर ये कि आप नहीं सुन पाएंगे जल्दी कुछ, ठीक है, मतलब दबी हुई आवाज रहती है वहां पे, जाती तो बहुत दूर तक है, पर ये समझिए कि पानी के अंदर जो है ना वो आपके साउंड को क्रिएट करना बहुत ही ताकत का काम है ना। छोटे मोटे साउंड जो है आपको ट्रेवल करते हुए ज्यादा दूर तक नहीं सुनाई देने वाली, बड़े बड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे, काफी पावरफुल इम्पैक्ट करना होगा, तब आप दूर तक सुन सकते हैं उसके इम्पैक्ट को। इसके इसके अंदर क्या कहते हैं, पानी के अंदर। आगे बोल रहे हैं और इनके लिए स्पेशल टाइप के डिवाइसेस भी चाहिए, क्योंकि आपके कान तो पानी के अंदर काम नहीं करने वाले वैसे, ठीक है, नॉर्मली सॉलिड में तो आप सुन सकते हैं चीजों को ट्रेवल करते हुए,
और नॉर्मल हवा में ही, पर पानी के अंदर वैसे काम नहीं करेंगे आपके कान, इसलिए आपको पानी के अंदर बिल्कुल दबी हुई आवाज लगती है, आवाज आती ही नहीं किसी चीज की, पहली बात तो। आगे बोल रहे हैं एक्टिविटी के अंदर, कह रहे हैं कि आप एक घंटी को लीजिए, पानी के अंदर डुबा दिए और घंटी बजाइए, तो देखें कि घंटी की आवाज आपको आएगी, हल्की आएगी पर आएगी आवाज आपको, ठीक है, पानी के अंदर भी। मतलब आपके कान पानी के बाहर ही रहेंगे, इन्होंने कान ऐसे लगा रखा है, पर लगाने की जरूरत नहीं, बस चिपका नहीं रखा है इन्होंने इससे अपने कान को, थोड़ा दूर ही है, सुन रहे हैं पर सुन पा रहे हैं ये घंटी की आवाज को। आगे बोल रहे हैं हाउ डू यू हेयर साउंड, our ears are the delicate and sensory organs which help us to hear a range of sound, कि हमारे कान जो है सेंसरी ऑर्गन है, सेंस करने के काम आते हैं, अलग किस चीज को, वाइब्रेशंस को हवा के अंदर, मतलब कि साउंड सुनने के लिए। Our ears are made up of three distinct parts which are as follows, पहला है आपका outer ear, फिर middle ear, फिर inner ear। नाम से पता चल रहा है सबसे बाहर वाला हिस्सा outer ear, the part of the ear which we see outside the head is called outer ear. It consists of broad funnel like part, funnel like part पिन्ना, ये फनल की तरह एक पार्ट होता है पिन्ना, ये बाहर का जो है ना, ये जो आपको कर्व शेप में जो आपको दिखता है, मसल्स जो दिखते हैं कान के, वही पिन्ना कहलाता है। एंड अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर्स लॉन्ग पैसेज कॉल्ड ईयर कैनाल, के उसके बाद अंदर कान का रास्ता जाता है जिसको हम ईयर कैनाल बोलते हैं, जहाँ से साउंड ट्रेवल करते हुए जाता है। At the end of the ear canal, it is a thin, elastic and circular membrane called eardrum. उसके बाद थोड़ा सा आगे ना थिन इलास्टिक ईयर ड्रम होता है, है ना, ईयर ड्रम आपको पता है, ये कान का पर्दा, वो इलास्टिक होता है, थिन लेयर होती है, ठीक है, जो कि भाप लेती है छोटे छोटे साउंड को भी, ठीक है, या फिर कहें तो हवा के अंदर चेंज आया उसको भी। ईयर ड्रम, eardrum separates the outer ear from the middle ear, outer ear को middle ear से separate करने वाली लेयर भी होती है ये आपकी eardrum, ठीक है। अब eardrum जब थोड़ी सी हिलती है ना, तो पीछे आपके 3 हड्डियां होती हैं, बहुत ही छोटी छोटी, बहुत ही छोटी हड्डियां होती हैं जो कि हिलती हैं, वो भी वाइब्रेट करती हैं, वो वाइब्रेट करती है तो आगे जो है ना, इस चीज के अंदर जो है आपका ये जो शेल टाइप का दिख रहा है, इसके अंदर वो वाइब्रेशन जाती है और जाकर थोड़ी सी एम्पलीफाई हो जाती है, और एम्पलीफाई होने के बाद इसी के अंदर होते हैं कुछ सेल्स, जो कि आपका होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उन सेल्स का, जो कि उन सारे वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देती है, उन सारे वाइब्रेशंस को। वो होता है कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीका होता है जिसको हम समझने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो उससे वो कन्वर्ट करता है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है आपके ब्रेन तक पहुंचते हैं और आप समझ जाते हैं अच्छा ये बात बोली गई है सामने से, ठीक है। आगे बोले मिडिल ईयर, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री वेरी टाइनी इंटरलॉक्ड बोन्स, ठीक है। द इनर मोस्ट बोन इज कनेक्टेड टू द इनर ईयर थ्रू अ टाइनी विंडो, ठीक है। कि लास्ट वाली जो है ना आपकी 3 हड्डियां हैं, 3 में से लास्ट हड्डी जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जब भी एयर ड्रम हिलता है वो तीनों भी वाइब्रेट करती हैं, तो उसका एक हिस्सा लास्ट वाला वो जुड़ा हुआ है किससे, इस बड़े वाले शेल से। शेल का मतलब पूरा स्ट्रक्चर है बड़ा सा, काफी अच्छा सा। आगे बोल रहे हैं इनर ईयर आ गया, उसके बाद ये मिडल ईयर, उसके बाद ये इनर ईयर, जो शेल वाला है ना पूरा एक हिस्सा बड़ा सा, उसके बारे में बात करेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ अ कोक्लिया, और क्या नेक्स्ट है आपका, सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड दी ऑडिटरी नर्व, ये तीनों हिस्सों से जोड़ देता है अंदर का हिस्सा, ठीक है, मतलब अंदर का हिस्सा कहलाते हैं तीनों मिलके। क्या बोले, द साउंड वाइब्रेशंस रीच द एयरड्रम एंड मेक इट वाइब्रेट, ठीक है। इसके आगे का समझने के लिए आप थोड़ा सा इस डायग्राम को भी समझिए। इस डायग्राम में आपको बाहर का हिस्सा तो पता है, पिन्ना बोलते हैं इसको, इसके अंदर फिर एयर ट्रांसफर होकर आती है अंदर एयर ड्रम तक, ठीक है। एयर ड्रम पे गई, एयर ड्रम हिला हिला, तो उसके बाद ये 3 हड्डियां दिख रही होंगी आपको, ये तीनों हड्डियां जो है ना, अ, ये तीनों हड्डियां ये कनेक्ट हुई हुई है इस वाले हिस्से से, ठीक है। ये जो आपको शेल टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसका ये वाला हिस्सा जो है वो कहलाता है कोक्लिया, ठीक है। और उसके बाद ये जो हिस्सा होता है, ये तीनों हड्डियां इससे जुड़ी हुई हैं, ठीक है, तो ये हिस्सा तो कहलाया कोक्लिया, और ये हिस्सा आपका कहलाया सेमी सर्कुलर कैनाल से, दिख रहा है आपको लिखा हुआ भी है इसमें सेमी सर्कुलर कैनाल्स, सेमी सर्कल है ना, देखिए सेमी सर्कल कैनाल्स। और उसके बाद जो है आपका ऑडिटरी नर्व्स हैं, वो इसी के अंदर है नर्व्स, ठीक है, ऑडिटरी नर्व्स, तो जो कि हेयर लाइक सेल्स होते हैं जो कि वाइब्रेट होते हैं, और वाइब्रेट होने के बाद उस साउंड की एनर्जी को चेंज कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो सिग्नल पहुंच जाते हैं आपके दिमाग पे।
तो ऐसे ही काम करता है आपका कान, ठीक है। सबसे पहले जो है बाहर का हिस्सा पिन्ना, पिन्ना से मतलब वो थोड़ा सा एम्पलीफाई करता है साउंड को, मतलब ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करता है साउंड को, इस तरीके से शेप होता है कान का। फिर उसके बाद आपकी जो वाइब्रेशंस पहुंचती है ईयर ड्रम तक। ईयर ड्रम जो हिलता है तो उसके साथ तीन ही आपकी हड्डियां मिलती हैं। तीनों के नाम आपको जानने की जरूरत नहीं, बस तीन हड्डियां समझ लिए। उसका लास्ट वाला हिस्सा जुड़ा हुआ होता है इस बड़े से स्ट्रक्चर से, जिसके अंदर कई सारे पार्ट्स होते हैं। इसमें कुछ बड़े बड़े पार्ट देखें तो ये जो इसे एम्पलीफाई कर देता है ना, इसको बोलते हैं हम कॉकलिया, ये जो आपका शेल टाइप है। और उसका एक पार्ट होता है इसको बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल, इसका भी अपना एक वर्किंग है। ये भी डिटेक्ट करने में साउंड को बहुत काम आता है। और इसी के अंदर जो है आपके नर्व्स भी होते हैं इसी बड़े से स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको हम बोलते हैं ऑडिटरी नर्व्स, जो कि डिटेक्ट करते हैं उस साउंड को अच्छे से और कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गई होगी वर्किंग ऑफ ईयर। इसका मतलब एक छोटा सा हिस्सा हमने समझ लिया है, और भी बहुत कुछ होता है कि वो ऑडिटरी नर्व असल में चेंज कैसे करता है, और इनके बहुत सारे वर्क काम है सेमी सर्कुलर कैनाल के, कोक्लिया के, वो क्या क्या है वो सब हम जानेंगे हायर क्लासेस में, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो मैं बता रहा हूँ ऑडिटरी नर्व है, उसके अंदर भी मतलब पार्ट है असल में। ऑडिटरी नर्व का जो है ना मेन तो काम यही होता है कि सिग्नल्स को एक तरफ से दूसरी तरफ ले आना, ब्रेन तक सिग्नल ले आना, जो भी साउंड के सिग्नल्स हैं उन सबको इलेक्ट्रिकली जो चेंज हुए हैं। उसके अंदर जो खास तरह के सेल्स जो बता रहा हूँ मैं, हेयर लाइक जिनका स्ट्रक्चर होता है, वो इसी के अंदर होते हैं, कोक्लिया के अंदर ही होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है एक तरह का। अच्छा, उस फ्लूइड से जो है हम पता है इसी के अंदर एक तरह का फ्लूइड होता है इस पूरे शेप के अंदर, जिससे हम बैलेंस भी करते हैं अपने आप को। बोलते हैं ना कान के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसकी वजह से अगर हम गिर रहे हो तो हमें पता चल जाता है कि हम गिर रहे हैं, हमारा बैलेंस कब बिगड़ा हुआ है। तो वो इसी के अंदर होता है आपका, इसी शेप के अंदर, या कह सकते हैं कोक्लिया के अंदर। तो जो फ्लूइड होता है उसी के अंदर आपके कुछ सेल्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिनका होता है, मैंने कई बार रिपीट कर दिया है ना। तो हाँ, वो आपके इस वाइब्रेशंस की एनर्जी को चेंज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उसके बाद ट्रांसफर करते हैं ऑडिटरी नर्व में, जो कि उसको लेकर जाता है ब्रेन की तरफ। और भी ऐसे डिटेल में बहुत सारे इनके वर्किंग है अंदर में, हर एक का काम है काफी कुछ, जिसे हम जो हर क्लास में और अच्छे समझेंगे। तो यहाँ पे क्या बता रखा है उन्होंने, द वाइब्रेशंस इन द एयरड्रम कॉजेज वाइब्रेशन इन द ओसिकल्स, मतलब कि ईयर बोन्स को ओसिकल्स भी कहा जाता है, एंड दी हेयर्स इन दी कोक्लिया, कोक्लिया के अंदर जो हेयर्स हैं, मतलब हेयर लाइक जो सेल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं आपको, ये है ना। दीज वाइब्रेशन सेंड अ सिग्नल टू द ऑडिटरी नर्व of our nervous system. The auditory nerves take the signal to the brain and we can then hear the sound. आगे बोलो, do you know the smallest bone in our body are the ear bones? They are called the hammer, anvil and the stirrup. नाम वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इनका, पर आप समझिए तीन हड्डियां हैं जो कि बहुत पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डियां होती हैं। आगे बोल रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, each moment of our lives we hear various kinds of sound. Some are loud, some are soft, some annoying while some are pleasant. कई तरह के साउंड सुनते हैं, कुछ अच्छे लगते हैं हमें, कुछ नहीं अच्छे लगते, कुछ लाउड होते हैं तो कोई बहुत ही हल्के होते हैं। To understand the sound better, let us learn some terms associated with the sound wave. बोल रहे हैं कि कुछ चीजें आप समझ लिए साउंड वेव को समझने के लिए। वेव लेंथ क्या होती है? वेव लेंथ कुछ नहीं होती, ये जो आपकी एक वेव साउंड ऐसे ट्रेवल करता है ना, इस तरह का वेव होता है जो कि आगे तक ट्रेवल करता रहता है, इस तरह का वेव आगे ट्रेवल करता रहता है। तो उसमें से यहां से लेकर ये जो एक वेव पूरा हो गया, एक वेव पूरा हो गया ना, मैं ऐसा अगर ऐसा बनाना चाहूँ तो ऐसा गोल ऐसा बना सकता हूँ ना, एक साइकिल पूरी हो गई। ये तो बस ऐसे करके बना रखा है यूं करके, ठीक है। इसी की चीज को ऐसे करके बना रखा है ना, जैसे गोल बनाना चाहे तो एक साइकिल पूरी हो गई, एक साइकिल पूरी हो गई, तो उसी को हम बोलेंगे एक वेव, ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखना चाहें यहाँ से, तो आप कैसे देख सकते हैं, यहाँ से भी ये भी एक ही वेव कहलाया, ये भी है ना, जो भी आप कह रहे हैं ये भी एक वेव हो गया। या फिर आप ऐसे देखना चाहें तो ये भी एक वेव हुआ, ये सब एक वेव हो गया है ना, जहां से शुरू करा अगले वाले पॉइंट पे वहीं पर आ जाए तो उसको एक वेव बोल देते हैं हम। तो उसकी लेंथ को हम बोल देते हैं वेव लेंथ। द लेंथ ऑफ द वेव और द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑन वन वेव एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द नेक्स्ट वेव, ठीक है। तो इसकी वेव को जैसे यहां से लेके यहां तक पॉइंट पे आए थे ना हम, जैसे कि मान लो कि यहां से लेके वेव यहाँ पे खत्म हो गया, एक वेव कहलाया, तो इस लेंथ को हम बोल देंगे एक वेव लेंथ, ठीक है। ये हो गया आपका वेव लेंथ, लिख भी रखा है यहाँ पे एक वेव लेंथ, यहाँ पे होगा, यहाँ पे लिखना चाहूँ तो यहाँ से लेके
यहाँ तक आपका एक वेव की लेंथ हो गई, और यहाँ पे भी ऐसे ही कर सकता हूँ मैं, एक वेव लेंथ हो गई, यहाँ तक होगी ना। यहाँ से अगर शुरू करूंगा वेव को तो यहाँ पे आके खत्म हो जाएगा। आगे बोल रहे हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड कुछ नहीं होती है हाइट के जो वेव जो है उसकी हाइट कितनी है उसको बोल देते हैं एम्पलीट्यूड। The height of the sound wave, the maximum displacement of the vibrating body from its mean position on either side is called its amplitude. It is represented by a, small a से दिखाया जाता है इसको, एम्पलीट्यूड को। आगे बोल रहे हैं टाइम पीरियड क्या होता है। द टाइम टेकन बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर वन कंप्लीट वाइब्रेशन इज नोन एज इट्स टाइम पीरियड। इट इज मेजर्ड इन सेकंड्स एंड इज डिनोटेड बाय लेटर टी। कि एक वाइब्रेशन को पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है उसको बोल देते हैं टाइम पीरियड। मतलब ये चीज एक वेव पूरा करने में, ये वेव हुआ ना पूरा यहाँ से यहाँ तक एक वाइब्रेशन जो हुआ, एक वाइब्रेशन करने में कितना टाइम लगा उसको बोल देते हैं एक टाइम पीरियड। होता है 1 सेकंड से कम होता है आमतौर पे टाइम पीरियड, 0.1 सेकंड 0.2 सेकंड ये होता है टाइम पीरियड आमतौर पे साउंड वेव्स का। इससे भी काफी कम होता है वैसे। आगे बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी बोलते हैं कि 1 सेकंड में कितनी वेव्स निकल रहे हैं एक जगह से, 1 सेकंड में कितने वेव्स निकल रहे हैं, तो उसको बोल देते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आप फ्रीक्वेंसी का अंदाजा किसी भी चीज से लगा सकते हैं। कोई भी घटना कितनी बार हो रही है 1 सेकंड में उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं हम। मान लीजिए कि पंखा है 1 सेकंड में 5 बार घूम रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई उसकी 5 हर्ट्ज। हर्ट्ज मतलब कि कितनी, उसी की यूनिट को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को, कि 5 बार हो रही है तो फ्रीक्वेंसी हो गई 5, और उसकी यूनिट जानना चाहे तो हर्ट्ज होता है, जिसको हम दिखाते हैं किस चीज से, एच जेड से, हर्ट्ज। ठीक है, और इसी तरह से अगर 1 सेकंड में 500 वेव्स निकलनी है तो 500 फ्रीक्वेंसी हो गई इसकी। आगे बोल रहे हैं टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया क्या होता है, और फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता दी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी जो है आमतौर पे क्या हमेशा ही होता है बराबर 1 बाय टाइम पीरियड के। जाहिर सी बात तो होना चाहिए कि 1 सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल ऑपोजिट नहीं हो गया इस चीज के कि एक मतलब एक बार जो है एक बार वाइब्रेट करने में कितने सेकंड लग रहे हैं, इसका ऑपोजिट हो गया ना बिल्कुल। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आप खुद से सोच के देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, हाँ आपके उल्टा होना चाहिए। आप सोचिए कि मान लिए कि कोई साउंड वेव है जिसकी, मतलब कोई साउंड वेव नहीं है, मतलब कि मान लिया कोई पंखा घूम रहा है, पंखा घूम रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। 1 सेकंड में 50 बार घूम रहा है वो पंखा। वैसे तो बहुत तेज पंखा हो जाएगा वो, पर मान लिए 50 हर्ट्ज है उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब बताइए ये एक बार घूमने में कितना टाइम लगा रहा होगा। 1 सेकंड में 50 बार घूमता है ये, अगर 50 बार 1 सेकंड में, तो एक उसका टाइम पीरियड कितना होगा एक बार घूमने का। तो जाहिर सी बात है 1 सेकंड को डिवाइडेड बाय 50 करा जाएगा ना। ठीक है, मतलब इतने सेकंड लगने वाला है इसको, यही है इसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यही होगा कि 1/50। तो हो गया ना ऑपोजिट, मतलब कि फ्रीक्वेंसी नीचे आ गई, ये फ्रीक्वेंसी लिख रखी है मैंने, मतलब मैं इसको ऐसे ही तो लिख सकता हूँ 1/f। ठीक है, तो हमेशा टाइम पीरियड होता है 1/f के, या फिर कहें तो फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाय टाइम पीरियड के, दोनों एक ही बात है। समझ गए। आगे बोल रहे हैं क्रेस्ट एंड ट्रफ। क्रेस्ट क्या होता है और ट्रफ क्या होता है, बिल्कुल बेसिक सी चीज है। क्रेस्ट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव व्हाइल ट्रफ इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव। ये रहा आपका क्रेस्ट है ऊपर की तरफ, ऊपर वाले पॉइंट को बोलते हैं, और ट्रफ बोलते हैं नीचे वाले पॉइंट को, सबसे ज्यादा नीचे का हिस्सा। एनी साउंड हैज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी। ये क्या चीज होती है देख लेते हैं जरा। पिच किसको बोलते हैं। द पिच इज पिच इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द waves. Pitch distinguishes a cuckoo's call from a cow. मतलब कि आवाज कितनी पतली है कितनी भारी है वो डिपेंड करता है उसकी पिच पे। ठीक है, हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द पिच। बोले हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो साउंड होती है ना, हाई पिच बोल देते हैं उसकी हम। ये होता है ना बिल्कुल पतली से आवाज आई, बिल्कुल सू, बिल्कुल ऐसा आवाज आती है, तो हाई पिच वाली साउंड हो गई, कानों में चुभती है वो। जबकि एक भारी आवाज जो होती है जैसे ड्रम की आवाज, तो उसमें वो लो पिच होता है, बहुत ही लो पिच होता है वो। ठीक है, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन जो है ज्यादा नहीं हो रही थी 1 सेकंड में, तो ड्रम की ऐसी आवाज होती है। समझ गए आप हाई पिच साउंड कौन सा होता है और लो पिच साउंड कौन सा होता है। आगे बोले यूजुअली द वॉइस ऑफ अ चाइल्ड और अ वुमन हैज अ हायर फ्रीक्वेंसी दैट इज हाई पिच्ड देन दैट ऑफ अ मैन। कि एक छोटा बच्चा या फिर एक जो वुमन होती है, उनके जो साउंड होता है ना वो काफी हाई पिच का होता है, नॉर्मल एक इंसान से काफी नहीं, थोड़ा ज्यादा हाई पिच का होता है, मतलब कि हाई फ्रीक्वेंसी का होता है, कानों में थोड़ा सा ज्यादा चुभता है वो। ठीक है, आगे बोला हाई पिच साउंड आर कॉल्ड ट्रेबल
एंड लो पिच साउंड आर कॉल्ड बेस, कि हाई पिच वाले साउंड को हम बोलते हैं ट्रेबल, मतलब कि हाई फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को, और लो पिच वाले साउंड को या कहें तो लो फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को हम बेस बोलते हैं। ये चीज आपके बहुत काम आएगी रेगुलर लाइफ में। बोलते हैं ना कि इस गाने के अंदर हाई ट्रेबल है या इस गाने के अंदर हाई बेस है, तो इसका यही मतलब होता है। आगे बोल रहे हैं लाउडनेस। लाउडनेस तो आप सभी को पता ही होगा कितनी तेज है वो आवाज। द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, कि जो एम्पलीट्यूड है वो जितना होगा उतना लाउड होगा वो साउंड। बोलते हैं ना एम्पलीफाई कर दो साउंड को, एम्पलीफायर लगा दो, तो उस एम्पलीट्यूड को बढ़ा देते हैं, वो मतलब लाउड हो जाती है वो आवाज। which produces that sound. The larger the amplitude, the louder is the sound. Loudness is proportional to the square of the amplitude. Amplitude का square होता है loudness, कि amplitude को आप डबल कर देंगे ना तो आपका loudness 4 गुना बढ़ जाएगी। This means that if the amplitude is doubled, the loudness increases 4 times. Here, loudness is proportional to amplitude का square. आगे बोलना, however, loudness is defined as the degree of sensation of the sound produced in the air. It is measured in decibel. Loudness को हम decibel में नापते हैं, ठीक है, कि आपको कितनी तेज सुनाई दे रही है वो चीज। आगे बोलना एक्टिविटी के अंदर, देखिए बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है इसके अंदर, है ना। बोल रहे हैं कि आप इस चीज को प्रूव तो करके बताइए कि वाकई एम्पलीट्यूड बढ़ा देते हैं वाइब्रेशन की तो हमारे आवाज भी बड़ी लाउड निकलती है। ऐसा कैसे पता आपको? कह रहे हैं कि एक स्केल लीजिए, स्केल को थोड़ा सा आप मारिए उंगली से, है ना, तो ये हिलना शुरू होगा स्केल। फिर उसके बाद आप उसकी आवाज सुनिएगा, देखेंगे कि आवाज धीरे धीरे, पहले वो तेज आवाज आएगी फिर वो हल्की होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आपने मारा तो ज्यादा उसका एम्पलीट्यूड था, ज्यादा ऊपर नीचे वो हिल रहा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी जो है ना हिलना कम हो गया थोड़ा सा, मतलब कि पहले जितना ऊपर नीचे वो ऑक्सीलेट कर रहा था, बाद में वो काफी कम ऑक्सीलेट कर रहा होगा, तो आवाज भी कम हो गई। इससे आपको पता लग गया भाई, जब हाई एम्पलीट्यूड होता है तो आवाज भी तेज, जब एम्पलीट्यूड कम होता है तो आवाज भी हल्की। ठीक है, प्रूव कर दिया आपने। फिर बोल रहे हैं लाउडनेस और पिच के बीच में फर्क क्या है। लाउडनेस तो हाई एम्पलीट्यूड वाला, मतलब बहुत तेज कानों में, मतलब तेज सुनाई देगी वो आवाज, और पिच का मतलब है बहुत सुरी, मतलब बहुत ही पतली आवाज होगी, वो बहुत ही पतली कानों में चुभेगी वैसी आवाज, हाई फ्रीक्वेंसी वाली। ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसी आवाज लाउड ही हो। आगे बोले डिफरेंसेस के बीच में देख लेते हैं जरा। लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेरिएशन वाइब्रेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। आगे बोले पिच इज द फ्रीक्वेंसी परसीव्ड बाय अ लिसनर, कि कितनी पिच सुनाई दे रही है किसी को। आगे बोल रहे हैं मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है किसी को। आगे बोल रहे हैं लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी रिसीव्ड बाय द एयर, कि एनर्जी कितनी सोखी कानों ने, उसको बोल देते हैं लाउडनेस, के बहुत तेज आवाज है भाई ये तो। पिच डज नॉट डिपेंड ऑन द एनर्जी रिसीव्ड बाय द एयर, कि एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता पिच, है ना। पिच का मतलब होता है बस हाई फ्रीक्वेंसी, जरूरी नहीं है कि अब वो लाउड हो या ना हो। ठीक है, आगे बोल रहे हैं लाउडनेस डज नॉट चेंज विद द चेंज इन फ्रीक्वेंसी। लाउडनेस चेंज नहीं होती फ्रीक्वेंसी चेंज करके, मतलब के अगर कोई इतना एम्पलीट्यूड वाला है ना, ठीक है, तो ये ऐसे ही जो है ये भी हो सकता है आपका, इस तरह का भी हो सकता है, इतने ही एम्पलीट्यूड पे। देखिए हाई पिच हो गया ना, ये हाई पिच हो गया। पहला वाला था आपका लो पिच, ज्यादा वाइब्रेशंस नहीं हो रही थी, कम वाइब्रेशन थी पर सेकंड, तो ये हो गया लो पिच। नेक्स्ट वाला हो गया आपका हाई पिच, तो ये हाई पिच है पर एम्पलीट्यूड का फर्क है दोनों में, दोनों सेम एम्पलीट्यूड, ये कह रहे हैं इसमें कि लाउडनेस डज नॉट चेंज विद द चेंज इन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो जरूरी नहीं कि लाउडनेस चेंज कर दिया आपने, लाउडनेस को अलग से आपको चेंज करना पड़ेगा, उसको तो आपको घटाना पड़ेगा उसके एम्पलीट्यूड को। मतलब पिच चेंजेस विद द चेंज इन फ्रीक्वेंसी, जाहिर सी बात है पिच का मतलब ही होता है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी, तो पिच तो चेंज हो जाएगा ना जैसे फ्रीक्वेंसी। पिच को तो कहने की जरूरत ही नहीं है, हायर फ्रीक्वेंसी लोअर फ्रीक्वेंसी कहना चाहिए था, ये तो अलग से मतलब पिच को ही फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी को ही पिच बोल दिया है असल में। ठीक है, आगे बोल रहे हैं डू यू नो Galton whistle is an instrument that produces an ultrasonic range of sound which can only be heard by dogs and cats. बोलने की कुछ खास तरह के whistles आते हैं जैसे कि गेल्टन विसल, वो जब आप बजाते हैं ना तो इतने हाई पिच का साउंड निकलता है उसके अंदर से, मतलब इतने हाई फ्रीक्वेंसी का कि हमारे कान तो से सुन ही नहीं पाते। हमारी भी एक रेंज होती है ना 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है, तो उसके बीच के साउंड हम सुन सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज से आधा हो गया कोई 25,000 वर्ट 30,000 हर्ट्ज हो गया, मतलब एक सेकंड में 30,000 बार वो वाइब्रेट कर रही है वो चीज, तो हमारे कानों से समझ में ही नहीं आएगा, वो सुनाई नहीं देगा हमें। वो सुन पाते हैं पर कुत्ते वगैरह बिल्ली वगैरह चमगादड़ वगैरह उससे भी ज्यादा सुन लेते हैं। आगे बोल रहे हैं सो द whistles are used to train dogs and cats. Humans are able to hear only the hissing sound of these whistles, कि आपने फूंक मारी ना बस इतना सुनाई आता है नॉर्मल इंसानों को। आगे बोलते हैं